स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज एक बात करेंगे एक नए एंटीबायोटिक के बारे में। आपके अपने चैनल केसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं आरआरबी फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर जीपैट की तैयारी के लिए एक सीरीज, एक श्रृंखला जिसमें फार्माकोलॉजी डिस्कस की जा रही है। आज लेक्चर नंबर 43 में हम बात करेंगे एक खास एंटीबायोटिक जिसका नाम है सल्फोनामाइड। जी हाँ, एंटीबायोटिक के लास्ट 2 लेक्चर जो थे उसमें हम लोगों ने जनरल पार्ट कवर किया था। लगभग अगर जो आपको छोटे मोटे एग्जाम होंगे वो आपके उसी 2 लेक्चर में सारा एंटीबायोटिक कवर हो जाएगा। अगर हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अगर थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम देना है जीपैट का, ड्रग इंस्पेक्टर का, तो हम थोड़ा सा इसको कंफर्म करेंगे कि बाकी एंटीबायोटिक्स थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे सल्फोनामाइड के बारे में। सल्फोनामाइड की बात करें, थोड़ा सा कुछ इसके इंट्रोडक्शन की बात करें। दिस इज द फर्स्ट इफेक्टिव सिस्टेमिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट अगेंस्ट पायोजेनिक इन्फेक्शन। पहले समझिए कि पायोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है। कभी भी ऐसा कोई इन्फेक्शन बॉडी में जो किसी कटे पिटे घाव वाली जगह पे होते हैं, फोड़े फुंसी कटे पिटे। आपने सुना होगा गांव में एक कहावत होती है कि छोटे बच्चों कहते हैं कि शरीर बहुत पक गई है, कहीं पे कट गया वो पक गया, कहीं पे घाव लग गया वो पक गया। पक का मतलब होता है वहां से पस आने लगा है, वहां से मवाद आने लगा है, उसका कलर येलोइश हो गया है। वो क्यों होता है? वो एक खास प्रकार के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन कारण होता है और उसी प्रकार के इन्फेक्शंस को हम पायोजेनिक इन्फेक्शन कहते हैं। और ये पहली एंटीबायोटिक थी जिसको डिस्कवर किया गया था जो इस प्रकार के पायोजेनिक इन्फेक्शन के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन मानी गई थी। सिस्टेमिक एंटीमाइक्रोबियल, यानी केवल घाव के ऊपर लगाना नहीं है, आप उसको टैबलेट के फॉर्म में दीजिए, वो पेट में जाएगा, ब्लड सर्कुलेट करेगा और आपके इन्फेक्शन को दूर करेगा। इसे सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डोमाक। ये डोमाक ने एक डाई आती थी जिसका नाम होता है प्रोंटोसिल रेड, एक लाल रंग की डाई होती थी। उन्होंने देखा कि पुराने जो लोग थे जब किसी को कटता था, पिटता था, घाव होता था तो वो इस डाई का इस्तेमाल करते थे, प्रोंटोसिल डाई, और उस डाई को लगाने के बाद वो घाव सूख जाता था। उन्होंने कहा यार कुछ ना कुछ तो इसके अंदर कोई ऐसी केमिकल है जो काम कर रही है। तो उन्होंने बाद में देखा कि जो प्रोंटोसिल डाई था एक्चुअल में जब हमारी बॉडी में जाता था, हमारे घाव से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में जाता था और ब्लड में जाने के बाद लीवर में मेटाबोलाइज होके एक मेटाबोलाइट बदलता था जिसका नाम है सल्फोनामाइड। यानी सल्फोनामाइड ड्रग डायरेक्ट नहीं मिलता था, इस डाई से मेटाबोलाइज होने के बाद ये बॉडी में सल्फोनामाइड में कन्वर्ट होता है और यही सल्फोनामाइड वो उस इन्फेक्शन को दूर करने में काम करता है। तो सबसे पहले सल्फोनामाइड की जो डिस्कवरी थी वो डोमाक ने किया था फ्रॉम द प्रोंटोसिल रेड डाई, याद रखिएगा। उसके बाद उस समय तक सल्फोनामाइड का अभी भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। फिलहाल उस समय एंटीबायोटिक बहुत डिस्कवर नहीं था तो इसका इस्तेमाल खूब होता था, लेकिन इसका इस्तेमाल अब बहुत लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 दिक्कत देखी जाती है। एक तो रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है और दूसरा होता है डिटॉक्सिसिटी इसकी बहुत ज्यादा है। अगर इसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो खास तौर पे आपके यूरिन पे बहुत असर पड़ता है, ये आपकी किडनी पर बहुत असर डालता है। ठीक है, यूरिसीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है किडनी में, सॉरी यूरिन में यूरिक एसिड। और बाकी रेजिस्टेंट डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये काम करता है किस पे? बाय द फोलेट मेटाबॉलिज्म में। फोलेट का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि जो डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर, जो डीएनए बनता है, उस डीएनए के बनने के लिए फोलेट का बनना बहुत जरूरी है। तो ये इस फोलेट के बनने को ही डिस्टर्ब करता है आपका। तो वो फोलेट का अल्टरनेटिव जो है वो हमारी बॉडी में डेवलप कर लेता है बैक्टीरिया, तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा डेवलप करता है। ये 2 सबसे ज्यादा इसका साइड इफेक्ट है। इसीलिए इसके रेजिस्टेंस को कम करने के लिए सल्फोनामाइड कभी भी सिंगल यूज नहीं करते, मतलब हम लोग हमेशा इसे कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं 2 मेडिसिन के साथ। एक ट्राइमेथोप्रिम के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं, जिसको अगर ट्राइमेथोप्रिम और सल्फोनामाइड कॉम्बिनेशन को हम कॉट्रिमॉक्साजोल कहते हैं। और पायरामिथामेन के साथ भी, ट्राइमेथोप्रिन और पायरामिथामेन, इन दोनों के साथ अक्सर आप देखेंगे कि सल्फोनामाइड का इस्तेमाल एज ए कॉम्बिनेशन ही किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं सल्फोनामाइड में थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। जी हाँ, सल्फोनामाइड को भी क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन, कितनी देर तक बॉडी में असर रहेगा। शॉर्ट एक्टिंग यानी 4 से 8 घंटे की बात करें तो नाम है सल्फाडायाजीन। ठीक है, सल्फाडायाजीन जो होता है आपका वो 4 से 8 घंटे तक काम करता है। ठीक है, वहीं पे 8 से 12 घंटे जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है वो है सल्फामेथाक्साजोल। ठीक है, सल्फामेथाक्साजोल 8 से 12 घंटे काम करता है। और सल्फाडोक्सिन, सल्फामेथोपायराजीन, ये करीब बहुत लंबे एक्टिंग होते हैं। इनका असर बॉडी में लगभग 7 दिन तक देखा जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी कम करते हैं क्योंकि टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए इन दोनों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग में हमारा सल्फाडायजीन है, लॉन्ग इंटरमीडिएट में सल्फोमेथाक्साजोल है
और लॉन्ग एक्टिंग में सल्फोडॉक्सिन और सल्फोमेथाक्सापाइरेजिन। ये अब इसको याद रखिएगा, एक क्लासिफिकेशन ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन के आधार पर है। बाकी स्पेशल पर्पस के लिए डिवाइड किया गया है कि कौन कौन से इन्फेक्शन के लिए सल्फोनामाइड बहुत इफेक्टिव माना गया है। देखिए सल्फोनामाइड का इस्तेमाल आज भी सबसे ज्यादा किया जाता है बर्न के केस में, जब किसी इंसान के शरीर में हाथ पैर में जल जाता है, बर्न होता है या आंख में इन्फेक्शन होता है, तो उस केस में सल्फोनामाइड आज भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव ड्रग मानी जाती है। तो फिलहाल अगर किसी को आई इन्फेक्शन है तो हम उसको सल्फेसिटामाइड देते हैं, सल्फेसिटामाइड सोडियम। याद कीजिए कौन सा कॉम्बिनेशन सल्फोनामाइड का कहां इस्तेमाल हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति को बर्न है तो मेफेनाइड का इस्तेमाल किया जाता है। मेफेनाइड में टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसका इस्तेमाल इसलिए कम करते हैं। इसकी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं सिल्वर सल्फाडायाजिन। सिल्वर सल्फाडायाजिन भी बर्न में इस्तेमाल करता है। ये खास काम करता है डबल मैकेनिज्म पे। कैसे? एक तो सल्फाडायाजिन एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया किल करता है, और जो सिल्वर मॉलिक्यूल है ना, ये सिल्वर मॉलिक्यूल जो है आयनाइज फॉर्म में होने के बाद जब सिल्वर आयन में कन्वर्ट होता है तो ये भी बैक्टीरिया किल करता है और स्किन के कलर को ठीक करता है। अक्सर लोग जल जाते हैं तो आप देखेंगे सफेद पड़ जाता है स्किन, लेकिन अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो वो सिल्वर उसके स्किन के कलर को फिर से रिगेन करने में हेल्प करता है। इसलिए इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। बर्नेक्स के नाम से, सिल्वरेक्स के नाम से, कई नाम से मिलता है, बर्न हील के नाम से मिलता है मार्केट में। और सल्फोसैलाजिन जो है वो बेसिकली खास तौर पर आपका एक तो आरए मतलब हो गया आपका रुमेटॉइड आर्थराइटिस, और यूसी का मतलब हो गया आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस। इस दोनों केस में ये इसका इस्तेमाल जो है वो सल्फोसैलाजिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले। तो कुछ और भी ऐसे सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है जो हमारी बॉडी में प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, टॉक्सिक ज्यादा होते हैं, तो इसलिए इंडिया में पूरी तरह से बैन है। जैसे थैलिल सल्फोथायाजोल, सक्सिनिल सल्फाथायाजोल और सल्फागुआनिडीन, ये 3 एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो इंडिया में पूरी तरह से बैंड है। अब इसके एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की बात कर लें कि भाई साहब ये किस किस प्रकार के बैक्टीरिया के खिलाफ इफेक्टिव है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि नैरो स्पेक्ट्रम है, और कहां कहां इसका काम आता है, किस प्रकार के इन्फेक्शन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर होता है, ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर। अगर आपके बॉडी में कहीं भी इंफेक्शन हो रहा है तो ये बैक्टीरियोसाइडल नहीं है, स्टैटिक नेचर है, मतलब बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकेगा, डीएनए सिंथेसिस रोकेगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन जो है वो बंद हो जाएगा। दूसरा, लेकिन अगर आप यूरिन इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे ये बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टी शो करता है। ध्यान दीजिएगा, ये एक डिफरेंट काम है, यूरिन के केस में इसका काम अलग है, बाकी ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। बाकी हम बात कर लेते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के खिलाफ ये काफी इफेक्टिव है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस, ये एक इन्फेक्शन होता है, उसके खिलाफ ये बहुत ही अच्छा एक्टिव काम करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस है, ड्यूरेसी वायरस है, विब्रियो कॉलरी, अगर किसी व्यक्ति को कॉलरा हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, उस केस में बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। क्लेमाइडा इन्फेक्शन है, निकॉर्डिया इन्फेक्शन है, एक्टिनोमाइसिटीज का इन्फेक्शन है, या टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन है, इन सब केसेस में आपका सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक बहुत ही इफेक्टिव होता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में ये रेजिस्टेंट डेवलप कर देता है। अगर किसी व्यक्ति को स्टेफिलोकोकस एरियस, स्टेफिलोकोकस इसर्सिया कोलाई, सिजेलिया, गोनोकोकाई, मेनिंजोकोकाई और न्यूमोकोकाई, इन केसेस में अगर दिक्कत है तो इस केस में सल्फोनामाइड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको असर तो दिखेगा, लेकिन ये बहुत जल्दी रेजिस्टेंट डेवलप करता है, इसलिए आपको हमेशा सल्फोनामाइड अकेले नहीं देना है। इस केस में आपको मल्टीपल या कॉम्बिनेशन थेरेपी का इस्तेमाल करता है। और एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए तो बिल्कुल काम नहीं करता, याद रखिए, पॉइंट याद कर लीजिए, फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया सल्फोनामाइड इफेक्टिव नहीं है। मैकेनिज्म की बात करें, कैसे काम करता है सल्फोनामाइड, मैंने आपको बताया कि सल्फोनामाइड का जो स्ट्रक्चर है वो पाबा से मिलता जुलता है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, दिस इज द पाबा। पाबा से मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है आपके सल्फोनामाइड का। अब क्योंकि पाबा से मिलता जुलता होता है, इसलिए ये डाईहाइड्रोटेरियोड सिंथेज, ये एंजाइम होता है डाईहाइड्रोटेरियोड सिंथेज, इस स्ट्रक्चर के साथ, इस एंजाइम के साथ ये एनालॉग कंपटीशन काम करता है, क्योंकि ये जो एंजाइम है डाईहाइड्रोटेरियोड सिंथेज, ये पाबा के साथ बाइंड करता है, और पाबा के साथ बाइंड करने के बाद ये फोलिक एसिड का सिंथेसिस करता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो डीएचपी आपका एंजाइम है, ये डीएचपी पाबा के साथ मिलकर के फोलिक एसिड बनाता है। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सल्फोनामाइड का इस एंजाइम से मिलता जुलता है, सॉरी पाबा से मिलता जुलता है, तो ये जो एंजाइम है वो कंफ्यूज हो जाता है कि पाबा से बाइंड करे कि आपके सल्फोनामाइड से बाइंड करे। तो वो कंफ्यूजन में पाबा को छोड़ के सल्फोनामाइड से बाइंड कर जाता है। तो जब बाइंड करेगा तो फोलिक एसिड का सिंथेसिस जो है वो डाउन हो जाएगा।
जब घट जाएगा और जब फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो आपको पता है टेट्राहाइड्रोफोलेट डाइहाइड्रोफोलेट चाहिए होता है डीएनए बनाने के लिए, तो फिर डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा। तो इस तरह से हम इस केस में ये इसका मैकेनिज्म। ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी भी सल्फोनामाइड अगर देखिए डीएनए ये फोलिक एसिड की जरूरत जो है वो ह्यूमंस को भी है, बैक्टीरिया को भी है, बैक्टीरिया के डीएनए बनाने के लिए भी और ह्यूमन के डीएनए के लिए। तो ये देखा गया है, टेस्टेड और सर्टिफाइड है कि सल्फोनामाइड कभी भी ह्यूमंस के अंदर फोलिक एसिड के सिंथेसिस को नहीं रोकता है, सिर्फ बैक्टीरिया के सिंथेसिस को रोकता है। फिर भी अगर आप किसी व्यक्ति को सल्फोनामाइड दे रहे हैं तो आप उसे डाइट में फोलिक एसिड ऐड कर सकते हैं। ह्यूमंस के लिए अनइफेक्टिव है लेकिन फिर भी आप उसको ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है, समझ में आया कैसे काम करता है मैकेनिज्म। एविडेंस क्या है कि पाबा जो है एंटागोनाइज करता है एक्शन को। तो अच्छा, ये बैक्टीरिया कैसे रेजिस्टेंट डेवलप करता है? ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट डेवलप करता है, ये अपने बॉडी के अंदर पाबा के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। जब पाबा का प्रोडक्शन ज्यादा मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अब आपके पास जो एंजाइम है डीएचपी, उसको सामने दो लोग दिख रहे हैं, एक पाबा एक सल्फोनामाइड। वो कंफ्यूज है कि इसको पकड़े कि इसको पकड़े, दोनों का चेहरा मिलता जुलता है। अगर वो पकड़ लिया पाबा को तो बनाएगा फोलिक एसिड और डी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, और अगर वो बाइंड करेगा सल्फोनामाइड से तो पाबा से नहीं बाइंड करेगा तो फोलिक एसिड नहीं बनेगा। लेकिन ये बैक्टीरिया इतने बदमाश है, ससुरे इतने बदमाश है, ये अपने बॉडी में रेजिस्टेंस पैसा कैसे करते हैं, ये अपने बॉडी में पाबा का रिलीज बढ़ा देते, पाबा का सिंथेसिस बढ़ा देते। जब पाबा की सिंथेसिस बढ़ जाएगी तो आपका जो डीएचपी एंजाइम है, जब उसको दिखेगा सल्फोनामाइड 4 है और पाबा 400 है तो हमेशा 400 की तरफ जाएगा और वो क्या करेगा, आपके सल्फोनामाइड के एक्शन को कम कर देगा। तो ये पाबा का प्रोडक्शन बढ़ा करके ये अपने बॉडी में जो ये बैक्टीरिया है रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं। दूसरा, ये फोलिक एसिड बनाने की पाथवे को ही चेंज कर देते हैं। ये कभी कभी अपना फोलिक एसिड जिस प्रोसेस से बना रहे थे उस पाथवे को ही चेंज कर देते हैं, एक बाईपास मेथड निकाल लेते हैं फोलिक एसिड बनाने का, तब भी ये आपके सल्फोनामाइड के असर को कम कर देते हैं और अल्टरनेट फोल्डेड पाथवे का। तो इस तरह से सल्फोनामाइड जो है एक खास चीज देखी गई है कि रेजिस्टेंट डेवलप करता है। और दूसरी खास बात है, सल्फोनामाइड कभी भी किसी अलग दूसरे एंटीबायोटिक के साथ क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं शो करता है। आप किसी भी एंटीबायोटिक के साथ सल्फोनामाइड को यूज कर सकते हैं, खिला सकते हैं, वो कभी भी क्रॉस रेजिस्टेंस शो नहीं करता है। लेकिन ये सल्फोनामाइड अपने ही क्लास के ड्रग के साथ क्रॉस रेजिस्टेंस शो करता है, यानी अगर सल्फोनामाइड की 2-3 ड्रग एक साथ कंबाइन कर दी तो कभी मत करिएगा, क्योंकि ये क्रॉस रेजिस्टेंस शो करते हैं। ये चीजें आपको यहाँ पे समझना और जानना बहुत जरूरी है। काइनेटिक की बात करें तो भैया ये ओरली एब्जॉर्ब होता है, लेकिन ये प्रोटीन की बाइंडिंग बहुत वेरिएबल है। कभी कभी कुछ ड्रग 10% ही केवल प्रोटीन बाइंड होते हैं, कोई कोई नाम पे 95% प्रोटीन बाइंड होते हैं, इस पे करता है। और टिश्यू में अच्छा पेनिट्रेट होता है, प्लेसेंटा को पार करता है, इसलिए बच्चों पे भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, सल्फर डायाजीन जो है वो सीएसएफ के अंदर जा सकता है, यानी कि किसी को मेनिंजोकोकल प्रॉब्लम है, मेनिंजाइटिस का इशू है, ब्रेन में इन्फेक्शन है, तो सल्फर डायाजीन इज द बेस्ट ड्रग बिकॉज ये सीएसएफ में पेनिट्रेट करता है। मेटाबॉलिज्म जाने की बात करें तो ये लीवर मेटाबोलाइज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एन एसिटाइलेशन, और इरिक्शन जो है इरिक्शन किडनी के द्वारा होता है। ठीक है, और इसका जो मेटाबोलाइट होता है वो क्रिस्टल यूरिया बनाता है। कभी कभी बनेगा ना यूरिया में क्रिस्टल यूरिक एसिड बढ़ा देता है, तो क्रिस्टल यूरिया के फॉर्म में निकलता है, ये सबसे ज्यादा इसका साइड इफेक्ट है। अब इसके कुछ ड्रग के नाम देख लेते हैं जो मार्केट में बिकती है, कुछ फेमस ड्रग है। जैसे पहला ड्रग है सल्फा डायाजीन। सल्फा डायाजीन शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, और क्योंकि ये सीएसएफ को पार कर सकता है, पहुंच सकता है, इसलिए ब्रेन के केस में, यानी किसी को अगर व्यक्ति को मेनिंजाइटिस की दिक्कत है, मेनिंजोकोकस दिक्कत है, तो सल्फा डायाजीन इज द बेस्ट ड्रग। इसका बेसिकली इसका साइड इफेक्ट वही क्रिस्टल यूरिया, यूरिन में यूरिक एसिड क्रिस्टल के फॉर्म में निकलेगा। डोज अगर आप इसको दिन में 4 बार देते हैं तो 0.5 मिलीग्राम दीजिए, 500 मिलीग्राम, और अगर दिन में 3 बार देना है तो इसको आप 2 ग्राम तक दे सकते हैं। ठीक है, अगला ड्रग हमारा है सल्फा मेथोक्साजोल। ये इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है और इसका टी हाफ 10 घंटे के आसपास होता है, और ये भी क्रिस्टल यूरिया का साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये सारे साइड प्रोवाइड करते हैं। अब अगला है सल्फोडॉक्साजीन, सल्फोमेथापायराजीन। ये अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, टी हाफ इसके 5 से 9 दिन तक हो सकते हैं। पायरामिथामीन के साथ हमेशा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस शो करता है। इसके साथ कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन, अभी फिलहाल अगर किसी को एक्यूट इन्फेक्शन है तो उसको कभी मत दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग एक्टिंग होता है। स्किन रिएक्शन के केस में सीवियर स्किन रिएक्शन के प्रॉब्लम देखे जाते हैं। अगला है सल्फेसिटामाइड सोडियम। ये मैंने बताया था कि आंखों के लिए इस्तेमाल करते हैं एज ऑइंटमेंट के फॉर्म में। ये टिपिकल आई इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी बहुत कम है, सेफ होता है।
ट्रेकोमा, ऑप्थेल्मिया, नियोनेट्रम, इस सब इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं। मिफेनाइट जो है ये बर्न के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, जब घाव में लगता है तो दर्द बहुत करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसकी जगह पे हम सिल्वर सल्फर आइजीन इस्तेमाल करते हैं। ये स्यूडोमोनास के खिलाफ इस्तेमाल करता है, पस में भी ये काम करता है, लेकिन बहुत सीवियर पेन काज करता है। सिल्वर सल्फर डाइजीन मैंने कहा बर्न के लिए सबसे बेस्ट होता है। सिल्वर आयन रिलीज करता है जो कि स्किन के कलर को भी ठीक करता है, बैक्टीरिया को भी किल करता है, वेरी इफेक्टिव होता है और वेल टॉलरेटेड, सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक है। ठीक है, कुछ एडवर्स इफेक्ट की बात कर ले, जितने टोटल जितने भी हमारे सल्फोनामाइड के ड्रग हैं, कुछ कॉमन इनके एडवर्स इफेक्ट है, जैसे कि जीआई अपसेट, पेट खराब हो सकता है। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है क्रिस्टल यूरिया, ये हमारी बॉडी में यूरिन में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स निकलने लगते हैं, पेन करता है। इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको पानी ज्यादा पिलाइए और एल्कलाइजेशन, उसको सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल ऐड कर दीजिए, या आप कुछ नोडोसिस वगैरह ऐड कर दीजिए, कुछ भी करके ड्रग ऐड करके यूरिन को एल्कलाइल कर दीजिए। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखा गया है, उसको सल्फोनामाइड में रैशेस वगैरह होती है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है इसका। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आप जानते हैं, एक तरह का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, पूरी बॉडी में रैशेस वगैरह होने लगते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इसका साइड इफेक्ट है। हेपेटाइटिस कभी कभी देखा जाता है। हीमोलिसिस, अगर किसी व्यक्ति को G6PD डिफिशियंसी है तो उसे सल्फोनामाइड कभी मत दीजिएगा, उसको हेमोलिसिस हो सकता है। न्यूट्रोपेनिया भी रेयर है, मतलब आपके न्यूट्रोफिल का काउंट जो है वो घटने लगता है। और करेक्टर न्यू बॉर्न बच्चों में कभी भी सल्फोनामाइड नहीं देते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी में बिलिरुबिन के लेवल को रिप्रेस करता है, ब्रेन में पहुंचता है और बच्चे को कनेक्टरस कर सकता है, यानी ब्रेन का डेवलपमेंट अल्टर कर सकता है। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो दो तरीके से काम करता है। एक, कुछ ड्रग के इफेक्ट को बढ़ा देता है, जैसे फेनिटोइन, टोल्ब्यूटामाइड, वारफेरिन, अगर आप इसके साथ काम कर रहे हैं इसके इफेक्ट को बढ़ाएगा। वारफेरिन जो है उसका कोगुलेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा, फेनिटोइन का जो एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। वहीं पे मेथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी को भी इंक्रीज कर सकता है। सल्फोनामाइड, पेंसिलिनी, ये दोनों है इंडिया में, इसका कॉम्बिनेशन जो है एफडीसी ने बैन कर दिया है, क्योंकि ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूस करता था। ठीक है, यूज की बात कर ले तो बहुत ही अकेले इसका इस्तेमाल सल्फोनामाइड का बहुत कम होता है, वही जलने वलने में होता है। अदरवाइज कॉट्रिमॉक्साजोल के साथ ये कॉम्बिनेशन में है। कॉट्रिमॉक्सा में आपको पता है पैराथेमेथिन आपका ट्राइमेथोप्रिन होता है। तो यूटीआई, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, निमोसिस्टिस जीरोविसी, नोकार्डियासिस में इसका इस्तेमाल है। अगर पायरिमिथामिन के साथ है तो ये मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मा इस्तेमाल करते हैं। टॉपिकल स्किन के लिए बर्न के केस में इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल है। कान के लिए ड्रॉप में सल्फेस्टामाइड भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए कुछ 4-5 पॉइंट याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर होता है, फोलिक सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, पस जो है सल्फोनामाइड के असर को उल्टा कर देता है। सिर्फ एक ड्रग है मेफेनाइड जो पस में भी काम करता है, अदरवाइज पस के साथ बाकी काम नहीं करते हैं। आपको प्रॉपर ड्रेसिंग करके साफ करके ही आपको इस्तेमाल करना होता है। क्लास, अपने ही क्लास में ये शो करता है क्रॉस रेजिस्टेंस, बाकी के साथ नहीं। बच्चों में नियोनेट्स पे कनेक्टेरस हो सकता है इसका इस्तेमाल करने पर। और क्रिस्टल यूरिया इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, इसको दूर करने के लिए हम यूरिन को एल्कलाइज कर सकते हैं, तो वो सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत इजी होने वाले हैं, अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको बहुत मजा आएगा। पहला क्वेश्चन है कि द एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड इज सेलेक्टिवली टॉक्सिक टू बैक्टीरिया बिकॉज, कह रहा है कि बैक्टीरिया को टॉक्सिक होता है, बैक्टीरिया को मारता है। मैकेनिज्म पूछ रहा है सब सीधी भाषा में, क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए और बताइए कि क्या बेसिकली इसका मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है। सल्फोनामाइड जो है वो केवल बैक्टीरिया के लिए ही टॉक्सिक है, ह्यूमन के लिए टॉक्सिक नहीं है, ऐसा क्यों? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। सल्फोनामाइड जो है केवल सेलेक्टिवली बैक्टीरिया के सेल वॉल को इंटर करता है, ह्यूमंस के अंदर नहीं जाता है और वहां के फोलिक एसिड को डिस्टर्ब नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2, Which factor present in pus reduce the efficacy of the sulfonamide at the site of infection? मैंने कहा ना कि सल्फोनामाइड ड्रग अगर किसी फोड़े फुंसी में घाव में पस आ जाए और आपने पस साफ नहीं किया और इसका इस्तेमाल किया तो सल्फोनामाइड काम नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों होता है? पस में ऐसी क्या चीज होती है जो इसके काम को रोक देती है? चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ध्यान से पढ़िए चारों ऑप्शन, आपको समझ में आ जाएगा क्या जवाब है इसका। चलिए बताइए जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर सी सही है भैया, क्योंकि पस में थाइमिडीन और पावा पाए जाते हैं और जहां भी थाइमिडीन और पावा ज्यादा पाए जाएंगे सल्फोनामाइड वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा और अपना काम कम कर देगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही है।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सल्फोनामाइड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया स्ट्रेन मोस्ट कॉमनली डेवलप रेजिस्टेंट बाय। सल्फोनामाइड जो ड्रग्स बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट डेवलप करते हैं, बहुत कॉमन सी बात है। कैसे करते, ये ऑप्शन देखना है आपको, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़िए चलिए, कैसे ये रेजिस्टेंट डेवलप करते हैं। 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, आपको याद हो गया होगा। जी हाँ, सही जा रहा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये पाबा के सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि आपका रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा भाई साहब। क्रॉस रेजिस्टेंस जो है, सल्फोनामाइड का ड्रग आपस में विद इन द क्लास क्रॉस रेजिस्टेंस शो करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी सल्फोनामाइड आइडेंटिकल फार्माकोकाइनेटिक शो करते हैं। रेजिस्टेंस मैकेनिज्म अफेक्ट फोलेट सिंथेसिस पाथवे। सल्फोनामाइड इंड्यूस इफ्लक्स पंप या टू बाइंड द सेम प्लाज्मा प्रोटीन। क्या जवाब है इसका, सही बताइए। क्योंकि जब ढेर सारे सल्फोनामाइड एक ही तरह, जैसे आपको क्या पता था कि पावा बढ़ जाता था तो एंजाइम उसके साथ बाइंड करता था, उसी तरह जब सल्फोनामाइड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वो एक के साथ नहीं बाइंड करेगा और दूसरे के साथ बाइंड नहीं करेगा, और दूसरा जो है वो दूसरा असर शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रेजिस्टेंस मैकेनिज्म अफेक्ट फोलेट सिंथेसिस पाथवे। ये फोलेट सिंथेसिस पाथवे को अफेक्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच सल्फोनामाइड कैरेक्टरिस्टिक इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। किस कारण से सल्फोनामाइड हमारी बॉडी में लंबे समय तक काम करता है? क्यों? अब आपको पता है लंबे समय तक क्यों रहेगा, जब प्रोटीन बाइंडिंग इसकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। प्रोटीन बाइंडिंग हाई होगी तो बहुत देर तक अनफ्री यानी कंबाइंड फॉर्म में बॉडी में ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो चारों ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, क्या जवाब इसका सही है? जवाब मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ज्यादा प्रोटीन बाइंडिंग होने के कारण ये हमारी बॉडी में देर तक रहता है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सल्फाडायाजीन वाज हिस्टोरिकली प्रिफर्ड फॉर मेनिंजाइटिस वेरिफिक। क्यों? मैंने कहा ना, मेनिंजाइटिस इंफेक्शन के लिए, ब्रेन के इंफेक्शन के लिए, सीएसएफ तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन ड्रग है सल्फाडायाजीन। क्यों? चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, आपको जवाब मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ऑप्शन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। ये हाई सीएसएफ पेनिट्रेशन पावर होती है इसके अंदर, आराम से ये इंटर करता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सल्फोनामाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिस्टल यूरिया। क्यों सल्फोनामाइड हमारे बॉडी में एक साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्रिस्टल यूरिया, हमारी यूरिन के साथ यूरिक एसिड के क्रिस्टल निकलने लगते हैं, क्या मेन कारण है? ठीक है, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में एसिटाइलेशन करता है, मेटाबोलाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइलेशन, और वो बना लेता है आपका क्रिस्टल यूरिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, एसिटाइलेशन एंड N4 पोजीशन। अभी थोड़ी देर पहले आपने मेटाबॉलिज्म में इसको देखा था। क्वेश्चन नंबर 8, विच सल्फोनामाइड रिमेन एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ पस एंड अगेंस्ट स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा। कौन सा इकलौता सल्फोनामाइड है जो पस में भी इफेक्टिव है और स्यूडोमोनास एरेगनोसा में भी इस्तेमाल किया जाता है? मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जवाब मिल गया होगा। मैंने कहा एकमात्र है, लेकिन उसका दिक्कत क्या है, वो दर्द बहुत करता है बर्न के केस में। चार ऑप्शन देखिए, वेरी गुड वेरी गुड, सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, मेफेनाइड। क्वेश्चन नंबर 9, आ जाओ भाई आ जाओ, कहां जा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 9, द मेजर लिमिटेशन ऑफ मेफेनाइड इन बर्न पेशेंट इज ड्यू टू। जो जवाब मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया कि भैया मेफेनाइड का इस्तेमाल बर्न पेशेंट में बहुत कम करते हैं, क्यों? जवाब थोड़ी देर पहले दिया है, ऑप्शन देख लीजिए, जवाब मिल जाएगा। चारों ऑप्शन देख लिया, जवाब मिला? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है, सीवियर पेन करता है क्योंकि वहां पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सिल्वर सल्फाडायाजीन डिफर फ्रॉम सल्फोनामाइड। सिल्वर सल्फाडायाजीन सल्फोनामाइड बाकी सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक से किस प्रकार से अलग है? ये बैक्टीरियोसाइडल शो करता है, ये सिल्वर आयन रिलीज करता है जो साइट ऑफ एप्लीकेशन, ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्शन करता है, या नेग्लिजिबल एडवर्स इफेक्ट देता है। तो सिल्वर सल्फाडाइड में आपको देखिए सिल्वर दिख रहा है, मैंने बताया था ये बर्नर के केस में इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि ये सिल्वर आयन रिलीज करता है। ऑप्शन नंबर बी, ये इफेक्टिव एक्स्ट्रा असर आपको देता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच सल्फोनामाइड कॉम्बिनेशन इज नॉट सुटेबल फॉर acute pyogenic infection।
एक्यूट पायोजेनिक इन्फेक्शन के लिए कौन सा सल्फोनामाइड कॉम्बिनेशन इस्तेमाल नहीं करते हैं? अब इसमें देखिए सल्फोनामाइड एलोन और सल्फेसिटामाइड, ये दोनों ऑप्शन तो हटा ही दीजिए क्योंकि यहाँ पे सवाल कॉम्बिनेशन का पूछ रहा है और दो कॉम्बिनेशन है, ट्राइमेथोप्रिन और पायरेमेथोप्रिन। अब यहाँ पे बात हो रही है पायोजेनिक इन्फेक्शन के केस में हम किसका इस्तेमाल नहीं करते? ट्राइमेथोप्रिन के साथ सल्फोडाक्सिन का ऑप्शन नंबर ए सही है। जहां तक एक बार इसको क्रॉस चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द रिस्क ऑफ कर्निटेरस विद सल्फोनामाइड इन न्यू बॉर्न इज ड्यू टू। अगर कोई नवजात बच्चा है, आपने गलती से उसको सल्फोनामाइड दे दिया तो वो उसको बीमारी कॉज करता है कर्निटेरस। वो क्यों होता है? मैंने आपको बताया था ना, बिलिरुबिन का लेवल है। चार ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, क्यों ऐसा करता है? ठीक है, जवाब मिल गया होगा। चार ऑप्शन देख लिया आपने, पढ़ लिया, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ये बिलिरुबिन को डिस्प्लेस कर देता है और प्लाज्मा प्रोटीन से, और वो खुद जाके ब्रेन में पहुंच करके वहां पे नुकसान पैदा करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 13, विच ड्रग इंटरेक्शन इज मोस्ट कॉमन, मोस्ट लाइकली टू कॉज इनहांस्ड एंटीकोगुलेंट इफेक्ट व्हेन को एडमिनिस्टर्ड विथ। सल्फोनामाइड के साथ कौन सा ड्रग इस्तेमाल करने पर उसका एंटीकोगुलेंट इफेक्ट बढ़ जाता है? मैंने आपको बताया था ना, 3 प्रकार की ड्रग ऐसी थी जिसका इफेक्ट बढ़ जाता है। उसमें से कौन सा जवाब है भाई? पहले तो कौन सी दवा एंटीकोगुलेंट है इसमें, पहले तो ये बताओ। जो जवाब होगा वही बढ़ेगा, तो ये तो बहुत इजी है। गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी सही है, वारफेरिन। क्वेश्चन नंबर 14, which sulfonamide adverse effect is most strongly associated with long acting agents? कौन सा सल्फोनामाइड एडवर्स इफेक्ट जो है वो लॉन्ग एक्टिंग के साथ जुड़ा हुआ है? लॉन्ग एक्टिंग जो ड्रग है कौन सा दिक्कत पैदा करते हैं? ठीक है, इसमें सारे जो ऑप्शन है सारे के सारे एडवर्स इफेक्ट, लेकिन सबसे खतरनाक और सबसे कॉमन क्या है? लॉन्ग एक्टिंग के साथ। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग सल्फोनामाइड इज इनकरेक्ट? सल्फोनामाइड के बारे में कौन सी बात यहाँ पे गलत लिखी गई है? दे प्राइमरली बैक्टीरियोस्टैटिक, सही है। रेजिस्टेंट डेवलपमेंट इन विवो परसिस्टेंट, बॉडी के अंदर, ठीक है। दे शो क्रॉस रेजिस्टेंस विद बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक और इनहिबिट फोलिक। तो ऑप्शन नंबर सी ये गलत है, क्योंकि ये बीटा लैक्टम क्या किसी के साथ भी क्रॉस रेजिस्टेंस शो नहीं करते। तो ये रहे हमारे 15 के 15 क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपको पेपर लेक्चर बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए एंटीबायोटिक के साथ, और एंटीबायोटिक से कोई क्वेश्चन आपका गलत होने नहीं दूंगा। और लगभग 1-1.5 महीने क्लास हो गई है। एक समय है एक आपके अगले एक और मॉक टेस्ट का, जिस मॉक टेस्ट को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आपके आरआरबी पैटर्न के हिसाब से। तो कब कराना है मॉक टेस्ट आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में डेट बताइए कब कराया जाए, इस संडे या अगले संडे, उस हिसाब से डेट रखी जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू ऑल।